Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is the pituitary glands. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमन जो हैं ये या इनको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई ये ओवाइड स्ट्रक्चर है, यानी ओवल शेप का है। तो ये आमतौर पर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई नाम दिया जाता है। मतलब ओवल ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका मतलब है ओवल या ओवाइड ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी ये ओवाइड स्ट्रक्चर है और 0.5 ग्राम है अडल्ट्स में होता है ऑन एवरेज, एंड इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू ए शॉर्ट स्टॉक। द इनफंडिबुलम है तो इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए। हाइपोथैलेमस के साथ ये छोटे से स्टॉक के साथ जुड़ा होता है, जिसको इनफंडिबुलम नाम देते हैं। अगर आपको ब्रेन याद है तो ब्रेन में भी आपने इसकी लोकेशन देखी होगी, पर इसको हम वैसे ही सर्च कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेशन, तो इसको इमेजेस में चले जाते हैं। तो इसकी लोकेशन यहाँ पे इस जगह पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से दरमियान में करके इस तरह से, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, और ये इनफंडिबुलम, ये जो ऊपर छोटा सा स्टॉक है ये इनफंडिबुलम कहलाता है। तो ये दिखने में बाइलोब यानी 2 लोब्स फॉर्म इसमें, लेकिन दरमियान में एक मीडियम लोब भी होती है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो जो स्टॉक जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है ब्रेन के साथ, इसको इनफंडिबुलम कहेंगे। 3 लोब्स हैं, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर, यानी एक आगे की तरफ एंटीरियर होगी, एक पीछे की तरफ, और एक दरमियान में मीडियन लोब भी इसमें मौजूद होती है। तो ये 3 लोब्स हार्मोन है, यानी ग्लैंड्स हैं फॉर हार्मोनल ग्लैंड्स। द एंटीरियर लोब इज ऑफन रेफर टू, अब जो सामने वाली है एंटीरियर, इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ पर असरअंदाज होते हैं, इसके अलावा ये ट्रोपिक हार्मोन्स भी सिक्रीट करती। ट्रोपिक का मतलब कि दूसरे जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उनकी सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल करता है। इसको कहेंगे ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है, और क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड नाम दिया जाता है। तो विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन मैनी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये इंट्रोडक्टरी हो गया। फिर एंटीरियर लोब, तो कुछ हार्मोन यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो सिक्रेट करती है। तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कह देते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। ये एंटीरियर लोब के रेफरेंस से हो गया। फिर ये मीडियन लोब के रेफरेंस से यहाँ पे एक ही है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स का जिक्र है, एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसन भी कहते हैं या ADH कह देते हैं डायरेक्ट, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो इसमें पहले एंटीरियर लोब का पहले वाला हार्मोन सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, तो ये सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। मतलब ये खुद जाके किसी प्रोसेस पे डायरेक्ट अफेक्ट करके उसको रेगुलेट नहीं करता, बल्कि ये दूसरे ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करता है। तो ये रिलीज़ करता है उस काम के लिए SRF यानी सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है। तो ये हाइपोथैलेमस से एक्चुअली रिलीज़ होता है, और फिर ये थ्रू आउट द लाइफ रिलीज़ होता रहता है। यानी ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होके ये एंटीरियर लोब में स्टोर रहता है, फिर हाइपोथैलेमस से ही स्टिमुलेशन मिलती है, तो ये आगे रिलीज़ होता है और अपने टारगेट्स ग्लैंड पर जाके अफेक्ट करता है।
तो व्हेन ग्रोथ हैज़ मोस्टली सीज, जब रुक जाती है, आफ्टर एडल्सन यानी बंदा पूरी तरह से जवान हो जाता है, उसकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो हार्मोन्स कंटिन्यू टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें जो मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता है टूट फूट के नतीजे में, तो उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए तो उस प्रोटीन की सिंथेसिस को ये प्रोमोट करता है, और ये थ्रू आउट दी बॉडी होता है। इफ़ प्रोड्यूस इन एक्सेस ड्यूरिंग अर्ली एज, अब आगे 3 कंडीशन हैं, अगर अर्ली एज में ज़्यादा मकदार में अगर ये प्रोड्यूस होता है तो ये जिगांटिज्म, इसको अलग से हाईलाइट कर लेना है, जिगांटिज्म, या इसको कहते हैं कि अगर ये काज करता है, यानी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिगांटिज्म मतलब ये हाइट ज़्यादा हो जाएगी इन लोगों की, और वज़न यानी टॉल एंड हैवी वेट हो जाते हैं, वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा और कद भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इफ़ लेटर इन लाइफ काजेज दी अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड, अगर ग्रोथ पीरियड के बाद जब पूरी एडल्सन हो जाती है उसके बाद रिलीज़ होता है तो फिर ज़्यादा एक्सेस में, तो ये फिर अबनॉर्मल डेवलपमेंट करता है हैंड्स की, यानी इनको बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, जाज, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़े यानी अबनॉर्मली बड़े साइज़ के हो जाते हैं, तो इसको नाम देते हैं एक्रोमेगेली, यानी जिगांटिज्म। दूसरा एक्रोमेगेली हो गया। तीसरा ड्वार्फिज्म होता है, तो अगर ये अंडर सिक्रीशन है, यानी ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जब ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान में अगर ये कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वक्त ये जिस ऑर्गेनिज्म या जिस इंडिविजुअल के अंदर ये प्रोड्यूस होगा वो ड्वार्फिज्म काज करता है, और इसमें जो सिम्टम्स हैं कि वो छोटे कद के होंगे, हाथ पाँव उनके छोटे होंगे। तो 3 कंडीशन होगी, जिगांटिज्म, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, फिर आफ्टर ग्रोइंग एज ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना एक्रोमेगेली, और तीसरा ड्यूरिंग ग्रोइंग एज अगर ये कम प्रोड्यूस होता है तो ड्वार्फिज्म। फिर इसके अलावा सिम्टम्स ये है कि जाके ये एड्रिनल ग्लैंड्स पे भी इफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे भी, तो ये दोनों भी एक्चुअली ये ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो एसोसिएटेड विद लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करता है ये। फिर दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका रिलीजिंग फैक्टर, रिलीज ऑफ थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर, तो ये थायरोक्सिन इसका रिलीजिंग फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर एंटीरियर लोब में स्टोर होता है और फिर वहीं स्टोर रहता है जब तक कि हाइपोथैलेमस से इसको स्टिमुलेशन नहीं मिलती। इसी तरह से ये भी हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होगा, स्टोर एंटीरियर लोब में होगा, फिर हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन आएगी तो ये रिलीज़ होगा और आगे जाके अपने टारगेट ग्लैंड या टिश्यूज़ पर अफेक्ट करता है। तो ये कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस से हो रहा है। लेवल ऑफ तो थायरोक्सिन, ये आपकी बुक पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो लेवल ऑफ थायरोक्सिन को ब्लड में ये कंट्रोल करता है। द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, अगर ब्लड में थायरोक्सिन की मकदार कम है तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ताकि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करे और ज़्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस करे, इस तरह से ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है थायरोक्सिन अगर ब्लड में ज़्यादा है तो इस TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और इस तरह से ये इफेक्ट इसका थायराइड ग्लैंड पे कम पड़ेगा और थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस होगा जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाता। इट इज़ सिक्रेटेड थ्रू आउट लाइफ, ये भी पूरी ज़िंदगी सिक्रेट होता है, लेकिन ख़ास तौर पर हायर लेवल में होगा जब ग्रोइंग एज होती है, यानी पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। जब बच्चे टीन एज में जाके ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं उस वक्त ये भी ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है और उस वक्त ग्रोथ और डेवलपमेंट अपनी पीक पे होती है। इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जो गले में हमारे होते हैं उस पर इफेक्ट करता है, इस तरह से इंक्रीज करता है इनकी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रेटिंग सेल हैं उनकी तादाद भी बढ़ाता है और उनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी बढ़ा देता है, यानी तादाद भी ज़्यादा हो जाती है सेल्स की और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं सिक्रेशंस की। फिर तीसरा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ACTH या इसको कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। ये रिलीज़ होता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर करता है, यानी ये भी उसी तरह से हाइपोथैलेमस से ही आएगा, एंटीरियर लोब में स्टोर होगा और हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन मिलेगी तो ये फिर आगे रिलीज़ होता है।
तो ये हाइपोथैलेमस से आएगा और उसी से कंट्रोल होगा स्टीरॉयड लेवल। एक्चुअली ये स्टीरॉयड लेवल, जैसे थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में, इसको TSH की प्रोडक्शन का बाइस बनता है, इसी तरह से ब्लड में स्टीरॉइड्स का लेवल कम ज़्यादा हो तो फिर ये ACTH की प्रोडक्शन या उसकी डिमिनिशन का बाइस बनता है इन द ब्लड। तो बाय डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन होती है ऑफ द हाइपोथैलेमस, इससे भी होता है, यानी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उस वक्त भी फ़ौरन हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये थर्मोस्टेट का काम करता है, और फिर ये आगे उसी तरह से फिर कंट्रोल करेगा ACTH को। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रेस हो सकती है, इसमें ठंड वाली स्ट्रेस हो सकती है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या कोई पेन है, या फिर फ्राइट है, खौफ वगैरह है कोई, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों ही प्रॉब्लम काज करती हैं इसकी, जैसे रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल एड्रिनल फंक्शन, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर भी ये अफेक्ट करता है जाके। फिर चौथी चीज़ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल के रेफरेंस से, गोनेड्स के रेफरेंस से। दीज आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये नंबर एक तो ये हो गया फॉलिकल्स। फीमेल में ओवरीज के अंदर जो सेल्स हैं फॉलिकल्स, जो एग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैं LH, या इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये मेल्स के जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस पर इफेक्ट करता है। ICSH कहते हैं इन मेल्स। और तीसरा प्रोलैक्टिन, समटाइम्स इनअप्रोप्रिएटली कॉल्ड लिटोट्रोफिक हार्मोन। लेक्टिन होता है जब मिल्क प्रोडक्शन फीमेल्स में, जब प्रेगनेंसी के बाद ये अफेक्ट करता है उस पर। तो तीन हार्मोन हो गए, FSH, ICSH या LH, और तीसरा LDH। तो तीन हार्मोन्स ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहलाते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH, ये पहले दो हार्मोन जो हैं ये कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर हैं, यानी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर जो रिलीज होता है ये उस दोनों को अफेक्ट करता है, एक ही हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन, जबकि तीसरे वाला जो है इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, जबकि ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ पे जो तीन का नाम जिक्र है तो दो तो डायरेक्ट एक ही फैक्टर से अफेक्ट हो रहे हैं, तीसरे वाला जो है प्रोलैक्टिन ये रिलीज होता रहता है, बल्कि इसको रोकना पड़ता है। तो प्रोलैक्टिन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड इज इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। और ये भी हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब में आएगा और फिर जाके ये अफेक्ट करता है। ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, बल्कि इसको रोकना पड़ता है। तो ये PIH फैक्टर से रुकता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। अब बारी बारी डिस्कस करेंगे ये क्या आगे इफेक्ट करते हैं। तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन और एक्ट करता है, एक तो इसका डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्शन का इफेक्ट हो गया, दूसरा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो दूसरे वाला ये है, इसके साथ मिलके ये अदर काम भी, दूसरे काम भी करता है। जैसे FSH इज फीमेल्स में होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले वाला। तो फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट जो ओवरीज के अंदर होती हैं, और सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि ओवरीज दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन को ओवरीज में प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि मेल्स में भी ये प्रोड्यूस होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल्स स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं वॉल्स के, उसको स्टिमुलेट करता है। और स्पर्म प्रोडक्शन, यानी फीमेल में ये एग प्रोडक्शन ओवरीज के अंदर, और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ और स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन सिक्रीशन को। एस्ट्रोजन सिक्रीशन एक तो प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए और सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए होती है। और जब ये एग मैच्योर हो जाता है और फिर फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं, तो ये यानी मैच्योर होने के बाद ये रप्चर होंगे तो फॉलिकल्स एग रिलीज करेगा, जिसको ओवम भी कहते हैं,
इट आल्सो काजेज द ल्यूटिनाइजेशन, यानी ये फिर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ल्यूटिनाइजिंग भी करता है, यानी टर्निंग येलो, जो फॉलिकल जो रप्चर हो गया जिसमें से एग निकल जाता है तो बाकी जो है ये येलोइंग हो जाता है, येलोश हो जाता है। तो इसको नाम देते हैं, जो नया बनता है इसको सिनर्जिस्टिकली, यानी एक्स सिनर्जिस्टिकली यानी इकट्ठा असर करता है विद प्रोलैक्टिन के साथ मिलके, जो यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, टू मेंटेन दी कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो येलिंग हो जाती है उस फॉलिकल की, इसको अब नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से ये कार्पस ल्यूटियम जब येलो शक्ल का ये कार्पस ल्यूटियम है, येलो कलर में, एक्चुअली ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और ये ही प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ICSH, तो ये जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेल में स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल जो इसके टेस्टिस के अंदर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है और टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करता है। पहले तो कार्पस ल्यूटियम के रेफरेंस से बात करते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम तो कार्पस ल्यूटियम येलोइंग, जैसे एग डेवलपमेंट शुरू होती है ये ग्रो करता है फॉलिकल, और जैसे एग रिलीज होता है तो बाकी फॉलिकल के सेल जो हैं ये येलो हो जाते हैं, जिसको कार्पस ल्यूटियम नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये तब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में इसको दिखाया हुआ है। ये इमेच्योर से मेच्योर होगा फॉलिकल, और जैसे ही एग सेल रिलीज हो जाएगा तो ये खुद जो है ये येलोश हो जाता है, जिसको कार्पस ल्यूटियम नाम दिया जाता है। तो ये हो गया गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट जो है मीडियन लोब, एंटीरियर लोब की बात होगी। अब मीडियन लोब जो है ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH रिलीज करता है। ये एक्चुअली इनहिबिट करता है सेक्रेशन, यानी इस इनहिबिशन ऑफ सेक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, यानी ये प्रोड्यूस होता रहता है बल्कि इसको रोकना पड़ता है, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस ही। तो एक्सटर्नल लाइट गॉन्स इस सेक्रेशन, और जो बाहर से लाइट पड़ती है वो एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन बढ़ाती है सेक्रेशन को। जैसे धूप में फिरने वाले का रंग डार्क हो जाएगा, एक्चुअली ये डार्क कलर देता है, डार्क ब्राउन स्किन कलर देता है ये, इसलिए धूप में फिरने वाले का रंग डार्क हो जाएगा, स्किन में ये सेल्स मौजूद होते हैं। तो मोर सेक्रेशन इज प्रेगनेंसी। दूसरा ये प्रेगनेंसी के दौरान में सेक्रेशन होती है, स्टिमुलेट करती है मेलानोसाइट्स का स्किन में टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट। तो ये डार्क ब्राउन किस्म के पिगमेंट होते हैं, या तो धूप की वजह से ये स्टिमुलेट होता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान तो ये मेलानिन ये पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन सेल्स पे इफेक्ट करेगा। तो ये मेलानोफोर सेल्स होते हैं स्किन में, ये आगे फिर मेलानिन सिक्रेट करता है जो ब्राउन पिगमेंट है, विच डार्कन्स द स्किन को डार्क कलर देता है। तो एक्सेस मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रेशन शुरू होती है एडिसन डिजीज़, ये बीमारी एडिसन साइंटिस्ट के नाम पे है। उसमें वन ऑफ द सिम्टम यानी एक अलामत है बीमारी की, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज़ डार्कनिंग ऑफ द स्किन। तो ये इस बीमारी के दौरान स्किन भी डार्क होती है। फिर पोस्टीरियर लोब, तीसरी वाली पीछे सबसे लोब जो है, तो ये 3 लोब्स थी, एंटीरियर, फिर मीडियन और फिर पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन, ये आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे 10th में। एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ADH और वेसोप्रेसिन है, इसको नाम देते हैं दूसरा नाम। इस सेक्रेशन इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में या ब्लड वॉल्यूम में कमी हो जाती है, या ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो रेशियो है, कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड में,
वाटर और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन या अमाउंट्स हैं, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कहते हैं, यानी वो ऑस्मोटिक प्रेशर काज करता है। तो ये किस वजह से हो रहा है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से यानी साल्ट्स की डिस्टर्बेंस से ये भी फ़र्क पड़ता है। तो ये डायरेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। जब ब्लड में ये कंडीशन आती है तो ब्लड जैसे ही हाइपोथैलेमस से गुजरेगा, उसके अंदर जो है ये डिटेक्शन के लिए, इनकी डिटेक्ट करने के लिए सेल्स हैं जिनको ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। ये इनको डिटेक्ट कर लेता है फ़ौरन। तो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई भी इस पर इफेक्ट करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं, यानी बॉडी टेम्परेचर, बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया, ये भी इफेक्ट होता है। तो गर्मियों में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि पसीने की वजह से वॉल्यूम ब्लड का कम रहता है, तो इससे प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी को भी ये जिस्म से जाने नहीं देता क्योंकि कंटिन्यूसली पसीने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है। सर्दियों में यूरिनेशन यानी पेशाब ज़्यादा आएगा, उसकी वजह ये है कि पसीना नहीं आता, इसलिए ये कम प्रोड्यूस होता है। तो इंक्रीज्ड लेवल काज इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो जितना इसका लेवल बढ़ेगा ये पानी को रीअब्जॉर्ब करेगी डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के आखिरी वाले हिस्सों में से पानी को वापस बॉडी में ले आएगी, उनको यूरिन में जाने नहीं देगी, पेशाब में जाने नहीं देती, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है ज़्यादा पसीना आने की वजह से। ये गर्मियों में कंडीशन होती है। अगर ये कमी आ जाती है किसी वजह से, यानी सफिशिएंट अमाउंट में अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता, फिर क्या होता है? ए लैक ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूस डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी पेशाब की शुगर कह लें इसको, डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करता है। पहले आपने पढ़ा हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो शुगर ब्लड की शुगर है, ब्लड शुगर, जबकि ये पेशाब की शुगर है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। करेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा और डिस्टिलेंट से रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, पानी वापस किडनी में नेफ्रॉन्स के रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसलिए सीधा पेशाब के साथ ही ये निकल रहा है बॉडी से, इसलिए यूरिन भी डाइल्यूट होगा। और जब पानी बॉडी से ज़्यादा निकलेगा तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, यानी ग्रेट थर्स्ट होगी। लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ डाइल्यूट यूरिन होगा और ग्रेट थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है पेशेंट को। फिर दूसरा हार्मोन पोस्टीरियर लोब का ऑक्सीटोसिन है। इस रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, यानी ये ओवरी वॉल्स कह लें, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स हो जाती है। ये ओवरीज शो की हुई हैं, फिर यहाँ पे एग रिलीज होके ये ओविडक्ट में आता है और ये यूट्रस है, और यूट्रस का मुंह जो है ये सर्विक्स कहलाता है। फिर ये बर्थ कनाल है, तो सर्विक्स यहाँ पे है, तो जैसे ही यहाँ पे आगे ये इम्प्लांट होता है तो बेबी बनना शुरू हो जाता है, आगे डेवलपमेंट शुरू होती है। तो ये सर्विक्स जैसे ही बर्थ करीब आती है तो यहाँ पे ये रास्ता खुलता है बर्थ कनाल का, तो ये डिस्टेंशन यानी फूल जाना, फैल जाना, ये सर्विक्स ओपन होना शुरू हो जाती है, ये बर्थ कनाल है। तो ये जैसे ही डिस्टेंशन होगी एक काज, तो ये हो गया इसकी रिलीज़ का। तो डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, फिर डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और उस वक्त तक जो प्रोजेस्टेरॉन जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी ये कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन या सिक्रीशन भी ओवरी में कम हो जाती है यहाँ से। तो दूसरी वजह हो गई, तो एक तो डिस्टेंशन हो गया ऑफ द सर्विक्स, दूसरा डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड, और तीसरा न्यूरल स्टिमुलाई, नर्वस स्टिमुलाई आता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकिंग, यानी जब ये पार्चुराइजेशन ये होता है कि जब बेबी रिलीज़ होने लगता है तो ये वाल्व में जहाँ पे ये जुड़ा होता है पूरा डेवलप होने के बाद, तो यहाँ से वाल्व से ये अलग होता है, इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। जब अलग होता है यानी ये डिस्टेंशन हो गई सर्विक्स की, ये बेबी का अलग होना पास्चुराइजेशन हो गया, और तीसरा ये जो ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन जो यानी ये जो कार्पस ल्यूटेम है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब ये मेंटेन करने का टाइम नहीं है तो इसलिए ये इसकी रिलीज़ कम हो जाती है। तो 3 फैक्टर्स ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन का बायस बनते हैं। और चौथा सकलिंग, यानी बर्थ के बाद जब बेबी सक करता है मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मदर, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो ये 4 स्टिमुलाई हो गए इसके। तो प्राइमरी एक्शन इज़ ऑन स्मूथ मसल्स। तो सबसे पहले जो यूट्रस वाल के स्मूथ मसल्स हैं, पर्टिकुलरली इन द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उस पे जाके ये इफेक्ट करता है। यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ ये मसल्स की कंट्रैक्शन का बायस बनता है जो बेबी को पुश करता है अंदर बाहर की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ। यानी ये स्मूथ मसल जो यूट्रस वाल के हैं, ये एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रैक्ट होते हैं और बेबी को बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो गया। एंड आल्सो काज मिल्क एजेक्शन, और जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो जितना सकलिंग इफेक्ट होगा उतनी मिल्क ये हार्मोन रिलीज होगा और उतना ही वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो ये तीनों लॉब्स हो गई, उनके आगे हार्मोन्स और फंक्शंस हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।